मोबिलिटी या गतिशीलता एक भौतिक राशि है, इसकी परिभाषा, इसका मात्रक और इसकी विमा, बस 3 चीजें, इसके अलावा कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। गतिशीलता आएगी कहां से? गतिशीलता का फॉर्मेट है वो आपके पास आएगा अपवहन वेग की परिभाषा से। ध्यान से सुन लेना, अपवहन वेग परिभाषा से। बोलो भैया, अपवहन वेग की परिभाषा जब आपने निकाली थी, इसका एक फॉर्मूला निकाला था, तब आपने अपवहन वेग का एक रिजल्ट आया था आपके पास, याद करो, याद करो क्या आया था? सर मेरे को याद नहीं है, मुझे भी याद नहीं है। क्या निकालेंगे? VD बराबर U प्लस, कुछ सेकंड के अंदर आपको रिवाइज करना, बैकअप लेना आना चाहिए कि यदि अपन जल्दबाजी में किसी टॉपिक को भूल जाते हैं तो उसको रिवाइज कैसे किया जाता है। तो सर मुझे याद है कि अपवहन वेग मैंने VD बराबर U प्लस AT से सीखा था। U का मान मेरे पास 0 आया था और प्लस AT में मुझे A का मान लिखना है। A क्या है? त्वरण है। त्वरण का मान कैसे निकालेंगे? सर हमने निकाला था F बराबर ma और F बराबर QE, माइनस QE कह दो, QE कह दो। तो यहाँ पे ये जो Q है इसकी जगह मैं स्मॉल e और यहाँ पे कैपिटल E लिख लेता हूँ। माइनस लगेगा, चलिए माइनस लगा देते हैं। तो m का मान क्या आ जाएगा? A का मान। किसका मान? A का मान। तो m कहाँ जाएगा? इसके बट्टा में, तो माइनस E अपॉन m, ये वैल्यू यहाँ लगा दो, माइनस E अपॉन, और t किस में बदल जाएगा? टाउ में बदल जाएगा। तो VD का मान आपके पास आ जाएगा माइनस E टाउ अपॉन m। यही चीज मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ। तो आपको पहली बात तो ये रिजल्ट याद होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? पहली बात आपको ये जो रिजल्ट है वो याद होना चाहिए। तो यहां से अपन लिखते हैं VD बराबर माइनस E टाउ अपॉन m। मोड ले लीजिए, अपवहन वेग का मोड ले लीजिए, तो क्या आ जाएगा सर? E टाउ अपॉन m। अगर मैं इसमें से कांस्टेंट वैल्यू की बात करूं तो कांस्टेंट वैल्यू में मेरे पास E जो है वो कांस्टेंट होगा, टाउ है वो कांस्टेंट होगा, अपॉन में m कांस्टेंट हो जाएगा और E कहाँ आ जाएगा? बाहर। और ये जो कांस्टेंट वैल्यू है इसे अपन एक संकेत से लिख देंगे, म्यू से। किससे लिख देंगे? म्यू से। और आपके पास एक रिलेशन आ जाएगा VD बराबर म्यू E। और यहाँ पे यदि आप म्यू का मान निकालना चाहेंगे तो क्या आ जाएगा? VD अपॉन E। और ये जो म्यू है, इस म्यू को हम क्या कहते हैं? गतिशीलता कहते हैं, मोबिलिटी कहते हैं। म्यू जो है वो गतिशीलता का संकेत है। तो बेसिकली हमें इसकी पहले परिभाषा लिखनी होगी और डायरेक्ट आप ये रिजल्ट भी निकाल सकते हो, ये भी लिख सकते हो, लेकिन आपको एक प्रोसेस पता होना चाहिए कि यार वास्तव में मोबिलिटी आया कहां से। अब अपन समझते हैं कि मोबिलिटी का अर्थ क्या है। सुनना ध्यान से। ये मेरे पास एक चालक तार है और इसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन है पहले से। मेरी बात समझ में आ रही है? ये मुक्त इलेक्ट्रॉन सर गति तो कर रहे हैं, लेकिन इनका परिणामी वेग क्या है? 0। ये बात मैं आपसे 1000 दफा पूछूंगा, आपको जवाब देना होगा। आपके दिमाग में ये बात रहनी चाहिए कि प्रत्येक चालक पदार्थ के जो मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं वो हमेशा 24 घंटे दिन रात गति करते हैं, लेकिन उनका परिणामी विस्थापन 0 आता है, परिणामी वेग 0 आता है। क्लियर है? लेकिन जब आप इसके ऊपर विभवांतर आरोपित करेंगे, जब आप इस चालक तार के ऊपर विभवांतर आरोपित करेंगे तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के ऊपर एक बल लगेगा। नहीं आया समझ में? अब वो जो बल है, जितना ज्यादा विभवांतर होगा उतना ही विस्थापन ज्यादा होगा और उतना ही अपवहन वेग ज्यादा होगा। तो कहने का मतलब जब इस चालक तार के ऊपर आप कोई विभवांतर लगाएंगे, और विभवांतर लगाने का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे, तो इसके जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो गति करेंगे। जितना ज्यादा विभवांतर होगा उतना ही उनका वेग ज्यादा होगा। वो रिलेशन यहां पे आ रहा है कि अपवहन वेग जो है वो विद्युत क्षेत्र के समानुपाती होता है। जितना ज्यादा विभवांतर होगा, जितना ज्यादा विद्युत क्षेत्र होगा, उतना ही अपवहन वेग ज्यादा आएगा। समानुपाती का निशान हटाएंगे तो कांस्टेंट लगेगा म्यू। इस म्यू की वैल्यू हमें निकालनी है, तो क्या होगा?
यहां से परिभाषा निकालनी है कि यदि किसी चालक तार के सिरों पर विभवांतर आरोपित किया जाता है तो उसके इलेक्ट्रॉनों में अपवहन वेग उत्पन्न होता है। तो उत्पन्न होने वाले अपवहन वेग और लगाए गए विद्युत क्षेत्र दोनों का दोनों का अनुपात गतिशीलता कहलाता है। आप रिजल्ट यहां से निकालेंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये आया कहां से, नहीं आया समझ में। चलो हेडिंग लगाओ गतिशीलता। पहले हम गतिशीलता की परिभाषा लिखेंगे सबसे ऊपर, उसके बाद में आपको ये रिजल्ट लिखना है। देखिए, किसी चालक तार पर विभवांतर आरोपित करने से, विभवांतर ब्रैकेट में विद्युत क्षेत्र लिख देना, विभवांतर ब्रैकेट में विद्युत क्षेत्र आरोपित करने से चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉनों में अपवहन वेग उत्पन्न होता है। चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉनों में अपवहन वेग उत्पन्न होता है। चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉनों में अपवहन वेग उत्पन्न होता है। पूर्ण विराम लगाएंगे, आगे लिखेंगे मुक्त इलेक्ट्रॉनों का यह अपवहन वेग, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का यह अपवहन वेग तथा किसका, बोलो, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का यह अपवहन वेग तथा विद्युत क्षेत्र का शाबाश का अनुपात, बहुत बढ़िया, गतिशीलता कहलाता है। अब ये मैथमेटिकल पोर्शन जो आप यहां पे देख रहे हैं वो लिख लेना। पहले अपन इसका थोड़ा सा पोर्शन कर लेते हैं। चलिए बोलिए क्या होगा, मात्रक क्या होगा बेटा, मोबिलिटी का मात्रक, बोलो सर। ऊपर तो वेग है, तो मीटर पर सेकंड आएगा, नहीं आया। और नीचे क्या है, विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र क्या होता है, विद्युत क्षेत्र का मात्रक बोलो। पहला चैप्टर पढ़ा है, दूसरा चैप्टर पढ़ा है, दोनों में विद्युत क्षेत्र के दो मात्रक आए हैं, जो अच्छा लगे लगा दो। F बराबर QE। जब कभी भी F का नाम लिया जाए और E में रिलेशन पूछा जाए तो F बराबर QE, तो यहां से नहीं निकाल सकते क्या, F बराबर QE। सर E बराबर हो जाएगा F अपॉन Q। अरे F का होता है न्यूटन, Q का होता है कूलाम, न्यूटन पर कूलाम, नहीं आया समझ में। एक और फॉर्मूला पढ़ा आपने सर, V बराबर ED, तो E बराबर V अपॉन D। V होता है सर वोल्ट और D होता है विस्थापन मीटर, नहीं आया। तो दोनों में से न्यूटन अपॉन कूलाम भी लगा सकते हो और वोल्ट अपॉन मीटर भी लिख सकते हो। मैं न्यूटन अपॉन कूलाम लिख लेता हूं, न्यूटन अपॉन कूलाम गुणा में जाएगा तो क्या कर दूं इसको, न्यूटन नीचे रह जाएगा और कूलाम ऊपर चला जाएगा। बोलो भैया मात्रक बोलो, नहीं आया, इतना ही हो गया क्या, और शॉर्ट कर सकते हो क्या, ऐसा ही मात्रक होना चाहिए क्या, कूलाम ऐसा ही मात्रक है। कूलाम मूल भौतिक राशियों में है क्या, नहीं है, तो कूलाम को अपन नहीं लिखेंगे। क्या नजर आ रहा है, कूलाम का मतलब आवेश, सेकंड का मतलब समय, आवेश बटा समय, विद्युत धारा, यानी इसकी जगह अपन एम्पियर लिख सकते हैं, नहीं आया समझ में, क्या लिख सकते हैं, एम्पियर। तो इसका मात्रक एम्पियर मीटर अपॉन, क्या लिख सकते हैं क्या, पक्का। तो ये मात्रक लिख सकते हैं आप, ये मात्रक भी लिख सकते हैं, और भी मात्रक बनते हैं लेकिन अपन उनके ऊपर ज़्यादा आगे नहीं जाएंगे।
चलो वीमा बता दो मेरे को, लगे हाथ यहाँ से, इसकी वीमा बता दो। एम्पियर तो हो गया 1, मीटर हो गया सर L1, ये बटा में है तो M1 L बटा में 1, T - 2 नीचे था जो ऊपर आएगा तो उड़ गए फ्यूज तुम्हारे। हट। अरे A लिखो A1, M लिखो L1 और M1 L1, तो इसको ये खाएगा नहीं क्या, तो M क्या आएगा L T +2, यही तो लिखा था मैंने। एक स्टेप छोड़ के सीधा लिख दो, बस तुम्हारा काम खत्म। चिपकाओ M, ये M द्रव्यमान लगता है, लगता है तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। ये तो चाहते हैं हम लोग। एग्जामिनर क्या चाहता है कि किसी को तो द्रव्यमान लगे, लगना नहीं चाहिए। ये गतिशीलता एक बहुत छोटा सा टॉपिक है। बोलो कुछ पूछना है इसमें, पूछना हो तो बात करें। तुम्हें नहीं पूछना, मुझे पूछना। चलो मेरे को एक बात बता दो कि अगर मैं E का मान बढ़ाऊं, किसका, तो इस म्यू के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? बोलो। अगर इस E का मान बढ़ेगा जो हर में लिखा है, इसके डिनोमिनेटर में लिखा है, बटा में लिखा है, इस E का मान अगर मैं विद्युत क्षेत्र का मान बढ़ाऊं तो इस गतिशीलता म्यू पे क्या असर पड़ेगा? बोलो। मुझे नहीं पता कि तुम लिखने के हिसाब से बताओ कि सूत्र के हिसाब से बताओ कि इसके सिद्धांत के हिसाब से बताओ, मेरे को तो सही उत्तर चाहिए। मैं कहता हूं कि यदि किसी चालक तार के ऊपर लगने वाला विद्युत क्षेत्र बढ़ाया जाए तो उसकी गतिशीलता पे क्या असर पड़ेगा? फॉर्मूले के हिसाब से तो सर अगर विद्युत क्षेत्र का मान बढ़ेगा तो गतिशीलता घटेगी, पर रियल में ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? VD समानुपाती। जैसे जैसे E का मान बढ़ेगा वैसे वैसे VD का मान। आप क्या पढ़ के आए हो? गतिशीलता की परिभाषा में आपने क्या पढ़ा कि जब किसी चालक तार के सिरों पर विभवांतर लगाया जाता है, विद्युत क्षेत्र लगाया जाता है, तो उसके मुक्त इलेक्ट्रॉनों में अपवहन वेग उत्पन्न होता है। जितना ज्यादा विभवांतर होगा, जितना ज्यादा विद्युत क्षेत्र होगा, उतने ही तेज दौड़ेंगे। नहीं आया समझ में? तो जितना ज्यादा विद्युत क्षेत्र होगा उतना ही अपवहन वेग अधिक होगा। गतिशीलता कांस्टेंट वैल्यू है। गतिशीलता क्या है? कांस्टेंट वैल्यू है। हर एक पदार्थ की गतिशीलता अलग अलग होती है। हर एक पदार्थ की गतिशीलता टेम्परेचर के अकॉर्डिंग परिवर्तित भी होती है। लेकिन E का मान बदलोगे तो म्यू के मान में कोई असर नहीं होगा। समझ में आ गया? क्लियर? इसके अलावा और कोई शंका, डाउट? कंप्लीट। धारा घनत्व किसे लिखते हैं? वह ई में संबंध। बोलो। धारा घनत्व पढ़ा है आपने, विद्युत क्षेत्र E पढ़ा है, दोनों में रिलेशन निकालना। शुरुआत करेंगे अपन डायरेक्ट यहां से, ओम नियम से। क्या कहता है? किसी भी चालक तार का प्रतिरोध, चालक का प्रतिरोध R क्या होता है? नहीं आया? R का मान
V बराबर, दिस इज समीकरण नंबर 1। लेकिन सर ये सब क्यों किया? क्योंकि मुझे धारा घनत्व चाहिए। और धारा घनत्व क्या होता है? धारा घनत्व क्या होता है? किसी चालक तार में बहने वाली धारा I बटा क्षेत्रफल। क्या तुम्हें इसमें I बटा A मिल रहा है? क्या तुम्हें I बटा A मिल रहा है? डेफिनेटली अपना काम हो गया, इतना तो आ गया। क्या लिखेंगे? धारा घनत्व की परिभाषा से क्या कहती है परिभाषा? सर J बराबर I अपॉन A। यहाँ रखो J रो L, समीकरण नंबर 2। नहीं आया रे? L को ऐसे लिख देते, समीकरण नंबर 2। धारा घनत्व तो आ गया सर। अब क्या बनाना है? क्या लेके आना है संबंध निकालने के लिए? विद्युत क्षेत्र और चाहिए। विभवांतर तथा विद्युत क्षेत्र संबंध से, बोलो रे भाई, विभवांतर और विद्युत क्षेत्र में क्या संबंध होता है? बहुत बढ़िया। V बराबर E इंटू डी। डी क्या है? लंबाई। आपने लंबाई को किससे लिखा है? लंबाई को किससे लिखा है? क्या L लिखूं? समीकरण नंबर, क्या समीकरण 2 और 3 कुछ कह रहा है आपसे? अरे कह रहा है क्या? बोल के थोड़ी कहेगा। समीकरण 2 व 3 से दोनों का लेफ्ट हैंड साइड V है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा। नहीं आया तो J रो L इक्वल्स टू E L। क्या से क्या हो गया? बोलो। E अपॉन रो J इक्वल्स टू E। यहाँ पे क्या लिख दूं? J इक्वल्स टू सुनना ध्यान से, ये रो क्या था? ये रो क्या था? प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता का मतलब होता है किसी चालक में धारा के रोकने का गुण, और उसका उल्टा होता है चालकता। क्या होता है? चालकता। प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम होता है चालकता। नहीं आया? प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम होता है चालकता। अगर आपसे कहा जाए कि किसी चालक पदार्थ की प्रतिरोधकता बहुत ज्यादा है तो उसकी चालकता बहुत कम होगी। ये जो रो है, यहाँ पे एक रिलेशन आता है सिग्मा बराबर 1 अपॉन रो। इसको लिखा जाता है चालकता बराबर 1 अपॉन प्रतिरोधकता। प्रतिरोध नहीं है, ये प्रतिरोधकता है। नहीं आया? दिस इज द रिलेशन बिटवीन J एंड E। हाँ, चालकता का मतलब होता है कि धारा कितनी बह रही है, कि धारा बहने की क्षमता क्या है। प्रतिरोधकता का मतलब है रोकने की क्षमता क्या। दोनों जस्ट एक दूसरे के व्युत्क्रम हैं। ये रिलेशन लिखना है। इतनी सी कहानी। कितने नंबर की? 2 नंबर की। उतारो जल्दी। याद कब होंगे ये? घर पे जाके पढ़ोगे तो होंगे, नहीं तो अभी तो तुम्हें कुछ समझ में तो आ रहा है। आगे कुछ ऐसे पाठ भी आएंगे। कैसे कैसे पाठ भी आएंगे? तो सिर झड़कार खड़ा हो जो तो ये बेरोगन पड़ा आज पढ़ोगे। लेकिन जब तक तुम ये नहीं कहोगे ना कि सर समझ में आ गया,
आगे नहीं चलूँगा। हाँ, पर ये मेरी गारंटी नहीं है कि तुम उसे याद कितनी देर रख पाते हो। एक बार समझाना मेरा काम है। कई कई टाबर हो सी ने थारे में स्यू भी या यूट्यूब वाला भी परीक्षा जब सारा आवे 20 एक दिन मनो बच्चा ने ना गुरुजी इंपॉर्टेंट बता दो। अरे गुरुजी ने इंपॉर्टेंट को बेरो पढ़ते हो ना, केवल इंपॉर्टेंट कौन पढ़ा देता? क्यों माता पोड़ी करा पूरी साल सगले चीज आऊं? गलत कह रहा हूं क्या मैं? कोई गुरुजी तो थान तो पढ़ाता आता साल हो गया, थान तो बेरो पढ़ते हो लो, क्यों मैं कोई आका थोड़ी देखूं? इंपॉर्टेंट का मतलब क्या है? कुछ भी हो सकता है, तभी तो पूरा पढ़ रहे हैं अपन, एक एक टॉपिक को पढ़ रहे हैं। मैंने इंपॉर्टेंट बताया वो नहीं आया, मैंने छोड़ा वो आ गया, तो हर एक चीज को पढ़ना जरूरी है। अगला